नमस्कार मेरे दोस्तों साथियों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं करवा रहा हूं आपको अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के 50 प्रैक्टिस सेट्स। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट का नंबर है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट लगाना। देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो इस प्रकार दी हुई हैं यहाँ पर। जिस प्रकार का आपका प्रैक्टिस सेट है उसी प्रकार का आपका ऑफिशियली पेपर भी होगा। आपको टाइम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50 मिनट का टाइम मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे, 200 होंगे। 200 नंबर का होगा आपका। ठीक है, 2 खंड होंगे पेपर में आपके, जिसमें से एक खंड में जीके जीएस और मैथ आएगी। 15 क्वेश्चन जीके जीएस के और 10 क्वेश्चन मैथ्स के। और जो सेकंड वाला खंड है वो होगा आपका टोटल 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का टोटल। ठीक है, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। और अगर आप कुछ भी ना लिखेंगे आप तो क्या होगा, 1 भी अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 32 अंक और कुल 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है प्रत्येक खंड में। यानी कि एक खंड कितने का, 100 नंबर का होगा, 2500 का 100। कितने अनिवार्य हैं उसमें, कम से कम 32 और कुल 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए पहला खंड शुरू करते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? चलिए बताइए जरा। तो भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978। कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, और इसमें एक और क्या 44वें संविधान में, कि जो हमारा अनुच्छेद 31 था, यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर एक कानून किस में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का में निकाल के रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए जरा। अनाज उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, फल उत्पादन से है, या दुग्ध उत्पादन से है? बताइए जरा। तो हमारा ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। इसको ये हरित क्रांति के बाद आया है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए है आपका जुंको तेवई, वी है मारिया एस्टेला, सी है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, या डी है बुला चौधरी? बताइए जरा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये थी हमारी जुंको तेवई। क्या नाम था इनका, जुंको तेवई नाम था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी ये। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल
वुमेन्स डे कब मनाया जाता है हमारा? ऑप्शन है 2 फेब, 8 मार्च, 24 अप्रैल या फिर 30 जून। बताइए जरा। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो डेट है वो हमारी 8 मार्च। निम्न में से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? मान बुकर, रेमन मैग्सेसे, ज्ञानपीठ या फिर कलिंग। बताइए जरा। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा रेमन मैग्सेसे को। किसको? रेमन मैग्सेसे को। और ये पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? एशिया, ये मिला था भारत में विनोबा भावे। किसको मिला? विनोबा भावे। ठीक है, पहले भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला कौन थे? विनोबा भावे। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? ए हर्ट्ज, बी रेडियन, सी मीटर प्रति सेकंड या डी वॉट। बताइए जरा। तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है हमारा हर्ट्ज में। इसमें हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर विभव मापी। बताइए जरा। तो वायुमंडल दाब मापने के लिए किसके यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है हमारा बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्षा कर्मियों द्वारा छोड़ा गया अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो डिफेंस वाले जो लोग होते हैं, रक्षा कर्मी जो हमारी रक्षा करते हैं, वो अश्रु गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम बताइए क्या है? एसिटिफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन या फिर वेंजोफिनोन या फिर ब्रोमोक एसिटोफिनोन। बताइए जरा। तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो हमारा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल या पैराथायराइड ग्रंथि। बताइए जरा। तो मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि है, उसी को हमारी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, पैरिडॉक्सिन, साइनोकाब्लिन या फिलोक्नान। बताइए जरा। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा साइनोकाब्लिन। क्या है? साइनोकाब्लिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चार बिट का समूह क्या कहलाता है?
4 बिट क्या कहलाता है? 1 बाइट क्या कहलाता है? 1 बाइट। यानी कि 4 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 4 बिट का एक समूह जो क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। चलिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ए सीडेक, बार्क, क्रे या फिर डीआरडीओ? बताइए। तो ये किसने किया पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है? परम। क्या है? परम। किसने विकसित किया ये? सीडेक। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं या फिर मेमोरी बोलते हैं? बताइए सर। तो इसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी में तो मेमोरी में ही डाटा और प्रोग्राम जो है उनको स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर पर हम जब काम करेंगे तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे? सिस्टम, एप्लीकेशन, पैकेज या प्रोग्राम? बताइए जरा। देखिए, सिस्टम तो कंप्यूटर खुद ही होता है, उसको ही सिस्टम भी बोलते हैं। प्रोग्राम उसमें पहले से ही होते हैं, लेकिन जब हमें कंप्यूटर पर कोई काम करता है तो हम उस काम करना होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? एप्लीकेशन में जाकर ही तो काम करते हैं किसी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे हम? एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर काम करने के लिए। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? यदि कि कॉपी करने की जो कमांड है वो तो वो जब हम कॉपी करते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़ तो वो कहाँ पे सेव करती है? डेस्कटॉप में करती है, क्लिप बोर्ड में करती है, प्रिंटर में करती है या फिर पेस्ट में करती है? बताइए जरा। तो ये करती है हमारी क्लिप बोर्ड में सेव करती है। कहाँ पे? क्लिप बोर्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अब जरा। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल ₹15, यानी कि एक बोतल कितने में बेचता है वो? 15 में। या फिर 32 बोतलों की क्रेट जो है वो कितने में बेचता है? 400 में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतलें को खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? तो कैसे खरीदेगा वो इसको, ये आपको बताना है। कितने रुपए में खरीदेगा और कैसे खरीदेगा? उसको 100 बोतलें खरीदनी है। तो 100 और 32 बोतलों की एक क्रेट है जो कितने में बेचता है? 400 में। और 15 की खरीदता है एक। तो देखिए, एक क्रेट में उसकी कितनी बोतलें हैं? 32 बोतलें हैं। कितनी है? 32 बोतलें। अब उसको कितनी खरीदनी है? 100 बोतलें खरीदनी है। तो क्या वो अगर 3 क्रेट खरीद ले तो क्या उसके पास 96 बोतलें हो गई? बताइए जरा, हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब एक बोतल की कीमत कितनी है? उससे पहले ये देख लीजिए,
अब 96 बोतलें, अब एक क्रेट की कीमत कितनी है? 400। कितनी? 400। और तो 3 की कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए। यानी कि 1200 रुपए में उसने कितनी बोतलें खरीद ली हैं? अभी 96 बोतलें खरीद ली हैं। अभी बोतलें उसको कितनी खरीदनी है? 100। तो एक बोतल की कीमत कितनी है? 15 रुपए। तो 4 और खरीदनी है ना, तो 4 बोतल कितने की हो जाएंगी? 15 चौका 60। ठीक है, तो टोटल जो 100 बोतलें हैं वो कितने में आ गई बताइए जरा। 96 बोतलें जो आई वो आई हमारी 1200 की, और बाकी की जो 4 बची वो कितने की आई हमारी? 60 की। टोटल हो गई 100। तो 100 बोतलों की कीमत कितनी हो गई? 1260 रुपए। कितनी हो गई? 1260 रुपए। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए जरा। कह रहे हैं कि किसी संख्या के 10% एवं 5% का जो अंतर है वो 20 हो तो वह संख्या क्या होगी? बताइए जरा, बड़ा ही आसान है। कोई संख्या है, ये देखिए, माना संख्या हमने कितनी? एक्स है, मान ली भैया, बिल्कुल मान लीजिए। अब एक्स का 10%, यानी कि 10/100 इंटू एक्स, और एक्स का 5%, उसका जो अंतर है वो कितना है? 20 है। आ गया, ये हो गया यहाँ पे 100, और ये यहाँ पे कितना हो गया? 10x माइनस 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स बराबर 20। 5 एकम 5, 5 चौका 20। x बराबर ये 100 की गुणा इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 100 चौक 400 रुपए। कितना आ गया? 400 रुपए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए ये वाला देखिए जरा। कह रहे हैं किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो वह संख्या क्या है? तो इसको जरा हम ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। तो हमने संख्या मान ली सबसे पहले ए वाली 73। कितनी? 73। तो 9, 73 को जरा 9 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? 9 अट्ठे 72, एक बार 8 बार गया, एक शेष बच गया। 12 से 2 जरा, फिर भी एक बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो 73 भी हो रही है। अब देखो जरा, क्या 109 भी है? बिल्कुल है। 9 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 108, फिर से एक बच गया, और 12 से काटेंगे तो 9 में जाएगा, फिर से एक बच गया। क्या 37 में भी जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 9 चौक 36, एक बचा, और 12 तिया 36, एक बचा। तो ये जो तीनों ही संख्याएं क्या है? 12 और 9 से इनको भाग देने पर क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या जो है 2/3 हो जाती है। उसके अंकों का योग क्या होगा? बताइए जरा। फिर से वही सेम फॉर्मूला मान लेंगे। माना संख्या बराबर कितनी हो गई? एक्स। अब क्या कह रहा हूँ? कोई 2 अंकों की संख्या है, यानी कि संख्या में से 15 घटा दें तो कितना आ जाता है? उस संख्या का 2/3 हो जाती है वो। 2/3 संख्या इतनी होगी, 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, क्या करेंगे? ये x ऐसा ही रहेगा, ये प्लस का 2xy/3 कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू ये 15 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा?
प्लस का हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस 2x यानी कि x अपॉन 3 इजिकल टू कितना आ गया, 15 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, अंकों का योग। दिए दो अंकों की संख्या आ गई 45, इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 5 बराबर 9। कितना, 9। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए जरा। कह रहे हैं किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हो। क्या हो जाएगा, आयताकार खेत की, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कर्ण की लंबाई और आयत की चौड़ाई, और हमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई तो है हमारे पास लेकिन लंबाई नहीं है। तो आयताकार खेत की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा 5, कितना 5 का स्क्वायर माइनस, और जो चौड़ाई है वो कितनी है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया हमारा 16, और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी 4। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी निकल के, लंबाई आ गई 4, चौड़ाई हमें पता है 3, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 4 × 3 = 12 मीटर स्क्वायर। इतना हो जाएगा क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी करिए जरा। कविता किसी काम को 5 दिन में कर सकती है जबकि सरिता और कविता उसी काम को 3 दिन में पूरा करती है। तो सरिता उस काम को कितने दिनों में करेगी, बताइए जरा। तो कविता जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, तो कविता का काम कितना है भैया, 5 दिन का। कितना, 5 दिन का। इसका 1 दिन का काम कितना आ गया हमारा, ठीक है। इतना आ गया, कितना, 1/5 दिन। अब क्या बोल रहे हैं, सरिता और कविता उसी काम को 3 दिन में पूरा करती हैं, यानी कि सरिता और कविता उसी काम को कितने दिनों में करती हैं, 3 दिन में करती हैं। तो सरिता और कविता
का एक दिन का काम कितना आ गया? ये आ गया हमारा 1/3 ठीक है, इतना आ गया या नहीं? ठीक है, तो क्या हम इससे सरिता का एक दिन का काम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सरिता का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? कविता एक दिन में कितना काम करती है? सरिता और कविता एक दिन में कितना काम करती हैं? 1/3 दिन। और कविता का कितना है? 1/5। सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा 15 और 5 एकम 5 और -3 कितना? 2/15। यानी कि सरिता का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 15। तो अब कह रहे हैं कि सरिता उस काम को कितने दिनों में करेगी, तो उस काम को करेगी कितने दिनों में? 15/2 दिनों में करेगी। पलट देंगे इसको, ठीक है। कितने दिनों में करेगी? 15/2 दिन में। और इसको अगर 15/2 को सही तरीके से लिखें तो 7 सही 1/2 यानी कि 7.5 दिन, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का जो क्या हो जाए उसको लाभ हो जाए, यदि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1250। क्या पूछ रहे हैं? विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। कितना दे रखा है क्रय मूल्य? 1250। यहाँ पे आ जाएंगे तो 100 प्लस 20% का लाभ हुआ यानी 120/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 125 की गुणा कितने से करेंगे हम? 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपये। कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए, मोहन और सोहन की औसत आयु 25 वर्ष है तथा मोहन की आयु सोहन की आयु की 4 गुनी है, तो सोहन की आयु क्या होगी बताइए जरा। सॉल्व करिए इसको जरा। मोहन की आयु जो है वो सोहन की आयु की 4 गुनी है। यानी कि अगर हम मान लें कि सोहन की जो आयु है वो x वर्ष है, कितनी? x वर्ष। तो क्या मोहन की आयु 4x वर्ष नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि मोहन और सोहन की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यानी कि 4x + x, ये हो गया इसका औसत। और कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक। इसका मान कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो 5x/2 = कितना हो गया? 25। कितना? 25 पचम 25। और x की वैल्यू 2 की गुणा हो जाएगी इधर, तो क्या हो जाएगी? 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष
किसकी पूछी है आयु हमसे? कह रहे हैं सोहन की आयु। सोहन की आयु कितनी मानी थी हमने? x वर्ष। तो x का मान कितना आ गया? 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमसे मोहन की आयु पूछता तो हम 4 से गुणा कर देते, कितनी हो जाती उसकी? 40 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम की जो वर्तमान आयु का योगफल है वो कितना है? 62 वर्ष है। यानी कि राम और श्याम की जो वर्तमान आयु मिलाकर कितना योगफल आ रहा है? 62 वर्ष आ रहा है। और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। कह रहे हैं तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, बताइए जरा। ए आपका 30 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 40 वर्ष या डी 48 वर्ष। चलिए अभी हमें जो दे रखा है वो पहली लाइन में क्या दे रखा है कि वर्तमान आयु का योगफल जो है कितना है? 62 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल भी तो होगा। कितना हो जाएगा? 62। 8 वर्ष बाद यानी कि 8 इसकी बढ़ेगी, किसकी? राम की। और 8 किसकी बढ़ेगी? श्याम की। तो कितना हो जाएगा? 62 और ठीक है 78 वर्ष। कितना हो गया? 78 वर्ष। यानी कि वर्तमान आयु का योगफल 62 वर्ष दिया हुआ था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना हो गया? 78 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 78 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:8 है। तो लिख लो भैया, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:8 है। तो 8 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु किसकी पूछ रहे हैं हमसे? श्याम की तो पूछ रहे हैं। तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद श्याम की आयु का जो औसत है वो कितना है? 8 दे रखा है। ठीक है, और नीचे इन दोनों को जोड़ के, और कितना योगफल कितना था इनका? योगफल था इनका हमारा 78 वर्ष। कितना था? 78 वर्ष। तो ये आ गया हमारा 8/13, 8×5 और ये इंटू में 78। 13 छंग 78, 8 छंग 48 वर्ष। तो इस समय जो श्याम की आयु है वो कितनी है? 48 वर्ष है। कितनी है? 48 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए इस वाले सवाल में तो आपको पेन ही नहीं उठानी है। कह रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो भैया एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी जितनी, ठीक है, उतनी ही ट्रेन रेल की भी लंबाई होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? प्लेटफॉर्म को जितनी देर में जितना दूरी होगी उतनी ही दूरी कितनी होगी? हमारी रेलगाड़ी की होगी। तो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर ही होगी। ठीक है, 26 से 30 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले क्वेश्चन देख लें।
26 है हमारा, असाइड फ्रॉम पॉपुलर यूसेज बिग बैन इज रियली द एक्सक्लूसिव रेडियो सिग्नल ऑफ बीबीसी, नेम ऑफ चीफ लॉर्ड ऑफ द वुड्स एंड फॉरेस्ट, क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, या फिर ग्रेट वेल इन द क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। एवरी इवनिंग सम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ hears the chimes of Big Ben, largest of the bells in the clock tower of the Palace of Westminster। क्या है, क्या हो जाएगा हमारा? Aside from popular usage, Big Ben is really the bell is popularly called Big Ben, and it is this bell which chimes out the quarter hours to the people of London. For Britons at sea or living in distant lands, the sound of Big Ben is still a link with home, for the chimes are broadcast each evening by the BBC यानी British Broadcasting Corporation. Big Ben has been chiming out the quarter hours now for more than 1.5 centuries. तो aside from popular usage, Big Ben is really the क्या है, exclusive radio signal of the BBC। क्या है? BBC का एक रेडियो सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर 1959 was the क्या थी, 10th 100th anniversary of Big Ben, year in which Big Ben was restored, 59th anniversary of Big Ben, and last year Big Ben was heard। तो देखिए दे रखा होगा यहाँ पे हमें कितनी ईयर है, 1959। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। इट स्टार्टेड चिमिंग ऑन जून 11th 1859। एट दैट टाइम द पार्लियामेंट कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू नेम द bell. A light-hearted member of parliament called attention in a speech to impressive work of Sir Benjamin Hall, Queen Victoria's chief lord of the woods and forest, called it Big Ben. Said the speaker, and name stuck. Big Ben is 9 feet in diameter, 7 feet 6 inches tall, and the thickness where the hammer strikes is 8.75 inches. तो 1859 में क्या हुआ, उसको बिग बैन नाम दिया गया। तो 1959 वाज द क्या हो जाएगी, 100th एनिवर्सरी ऑफ बिग बैन। द वर्ड कंसंट्रेशन यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो कंसंट्रेशन यूज्ड हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, ये किसके लिए स्टैंड्स हुआ है, क्या दिखाता है ये देखिए 1945 and concentration swept through the Ministry of Works. On that dark day, the clock was 5 minutes slow. A flock of starlings had roosted on the minute hand. तो वर्ड जो कंसंट्रेशन है वो क्या दिखाता है, एंग्जाइटी दिखाता है। क्या दिखाता है,
चिंता दिखाता है इस लास्ट पैसेज में, कंस्टर्नेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन द रॉयल एस्ट्रोनॉमर 290 days check, it was established that the clock did not function properly for 93 days. The clock was maintaining accurate time on all days. Yeah, the clock was reasonable accurate. The clock was losing time alarmingly. तो बताइए जरा। देखिए ये दिया हुआ है, in 1939 the royal astronomer made a 290 days check on the performance of the clock. He found that during his test the margin of error was less than 2/10 of a second in 24 hours on 93 days and greater than 1 second only on 16 out of the 290 days. तो क्या हो जाएगा, 29 का कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो क्लॉक थी वो रीजनेबल एक्यूरेट, यानी पूर्ण रूप से, कारणिक रूप से कैसी थी? एक्यूरेट थी, एकदम बढ़िया थी। ऑन अगस्त 12 1945 बिग बैंस क्लॉक वॉज बीइंग चेक्ड फॉर एक्यूरेसी 5 मिनट्स फास्ट। इसमें दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो इसको आगे छोड़ देंगे, आगे आ जाते हैं। सोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग अ चाइल्ड टू कंफर्म टू सर्टेन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग टू एक्सेप्ट मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, कॉजिंग टू कंफर्म टू एनवायरमेंटल डिमांड्स, यस। सकम्बलिंग टू साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, बताइए जरा। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण या सामाजिकता, ठीक। मोल्डिंग अ चाइल्ड टू कंफर्म टू सर्टेन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो अपने जो व्यवहार को है वो कैसा रखे, शांत चित्त रखे, साधारण रूप से। A microcosm of society reflects the exceptional achievements of its government. ये देखिए थोड़ा सा 31 से 35 क्या दे रखे हैं हमें, पैसेज दे रखा है फिर से एक, और उसको पढ़ के हमें आंसर्स लगाने हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, तो देखिए दे रखा है यहाँ पर, क्लियरली द सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर इज रीइंफोर्स्ड एट स्कूल बिकॉज क्लासरूम्स आर microcosms of society mirroring its strengths and ills alike. It follows that the normal socialization pattern of young children that often lead to distorted perceptions of gender roles are reflected in the classrooms. Yet gender-wise in education reaches beyond socialization patterns. Bias is embedded in textbooks, lessons and teacher interactions with students. तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 है माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी ये क्या है, रिफ्लेक्ट्स द एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स ऑफ इट्स गवर्नमेंट या इमिटेट्स लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, हैज एजुकेशनल फैकल्टीज या हैज एक्सीलेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। बताइए जरा। क्या है ये,
इमिटिएट्स लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि क्लासरूम के बाहर जो माइक्रोकॉस्म जो ऑफ सोसाइटी बोला गया है, इसका मतलब है कि ये क्लासरूम के बाहर भी एक सीखने वाला वातावरण रखती है। अब परसेप्शन रेफर्ड टू हेयर इज दैट, परसेप्शन किसके लिए यूज हुआ है? देखिए परसेप्शन कहाँ पे यूज हुआ है। Research has found that boys were far more likely to receive praise for remediation from a teacher than were girls. The girls were most likely to receive an acknowledgement response from their teacher. They give boys greater opportunity to expand ideas and be animated than they do girls, and that they reinforce girls clearly the socialization of gender roles and the use of gender biased hidden curriculum lead to inequitable education for the boys and girls. तो ये पैसेज भी पूरा नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहां से। 36 है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, यानी कि इसके हमें सिनोनिम्स बताने हैं जो हमें वर्ड दे रखा है। तो जो वर्ड हमें 36 क्वेश्चन में दे रखा है वो हमारा एंटीसिपेट। क्या है? एंटीसिपेट, इसका मतलब होता है पूर्वानुमान करना। क्या मतलब होता है इसका? पूर्वानुमान करना, यानी कि संदेह करना। क्या करना? संदेह करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डाउट। क्या हो जाएगा? डाउट। सॉरी, संदेह। पूर्वानुमान मतलब सिनोनिम पूछ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा इसका प्रेसपोज। क्या हो जाएगा? प्रेसपोज। इसका भी मतलब क्या होता है भैया? इसका भी मतलब होता है पूर्वानुमान करना, ठीक है, डाउट नहीं होगा। 36 है। 37 एमेंसिपेशन। क्या है? इमेंसिपेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति देना, मुक्त करना, फ्री करना। तो क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी, सॉवरजिनिटी, या फिर सर्विट्यूड, या फिर फ्रीडम। तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा, किसी को मुक्त करना या फिर आजाद करना। 38 है वैसिलेट। क्या है? वैसिलेट। बताइए जरा, वैसिलेट का क्या होगा? इसका मतलब भी क्या होता है? संदेह करना। इसका मतलब क्या होता है? संदेह करना। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका वेवर। क्या हो जाएगा? वेवर। वेवर मीन्स भी क्या होता है? संदेह करना। सिलेक्ट द वर्ड और द फ्रेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड और फ्रेज, यानी कि जो इटैलिसाइज्ड वर्ड में लिखा हुआ है उसका क्या देना? हमें अपोजिट मीनिंग देनी है। ही अपीयर्स टू बी अ फोनी पर्सन। वह कैसा दिखता है? पर्सन फोनी पर्सन दिखता है, यानी कि जाली। जाली पर्सन मतलब धोखेबाज। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं होगा। अनरीड, जो पढ़ा ना गया हो, या फिर अगली। क्या हो जाएगा इसका? जेन्युइन। क्या हो जाएगा? जेन्युइन, यानी कि अच्छा, ठीक। ठीक है, फोनी पर्सन।
ही वॉज इन अ डिजेक्टेड मूड, वह कौन सी अवस्था में है अभी? डिजेक्टेड मूड, मतलब वो अभी कैसा, उसका मन कैसा है अभी? उदास है। कैसा है? उदास है। तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें एंटोनियम ही तो बताना है। तो बताइए जरा, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसमें से कौन सा सही लग रहा है? क्या हो जाएगा? जुबिलेंट। क्या हो जाएगा? जुबिलेंट। फिलोसफर्स से दैट द वर्ल्ड इज इन इल्यूजन, यानी कि जो फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि जो दुनिया जो है वो क्या है? एक भ्रम है। तो भ्रम का मतलब इल्यूजन, भ्रम। इसका एंटोनियम यानी विलोम क्या हो जाएगा? रियलिटी। क्या हो जाएगा? रियलिटी, वास्तविक। ठीक। 42 से 45, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क क्वेश्चन, डी एज योर आंसर। यानी कि कोई एरर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? डी लगा देना। वरना बताइए इसमें कौन सा एरर है? आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, बताइए जरा। देखिए क्या कह रहा है ये, आई नो अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, यू आर रेफरिंग टू, जहां आप मुझे भेज रहे हैं। यानी कि वो उस डॉक्टर को पहले ही जानता है, वो उससे मिल चुका है। तो जब नए की बात ना हो, किसी को पुराने हम पहले से ही जानते हैं, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है द। क्या लगता है? द लगता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा, उसमें क्या है? एरर है। क्या है? एरर है। नेक्स्ट है, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड, बताइए जरा। कौन से वाले ऑप्शन में? विद नहीं आएगा। ठीक है। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाई हिज फ्रेंड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव में बन रहा है। ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, बताइए इसमें क्या एरर होगा हमारा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या होगा? एरर होगा। बताइए जरा कहाँ पर होगा? तो ये होगा हमारा कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यानी प्लूरल हो रहा है, तो भैया भी प्लूरल ही आएगी। एस क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। चलिए बताइए जरा इसमें कहाँ पे होगा? देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन आई एंड यू, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। तो कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाले पार्ट में क्या है? एरर है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ही शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी इसको कंपाउंड में
बदलना है हमें, ही शुड वर्क हार्ड बट ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ही शुड वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ही शुड वर्क हार्ड बिकॉज ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, या फिर ही शुड वर्क हार्ड थ्रो ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, और ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। नहीं तो और, या फिर और का मतलब अथवा, यहाँ पे और का मीनिंग है नहीं तो वो क्या नहीं कर पाएगा? एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा, वरना वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। वी ईट और वी कैन नॉट लिव, द सिंपल फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस इज, इसकी जो हमें ये सेंटेंस दे रखा है इसकी सिंपल फॉर्म बनानी है। वी मस्ट लिव टू ईट, वी मस्ट ईट इफ वी वांट टू लिव, या वी मस्ट ईट सो दैट वी कैन लिव, या वी मस्ट ईट टू लिव। बताइए जरा क्या हो जाएगा? वी मस्ट लिव, वी मस्ट ईट टू लिव। अरे जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? ये भी तो हो सकता था। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वी मस्ट लिव टू ईट, यानी कि हमें जिंदा रहना चाहिए खाने के लिए या खाने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, वी मस्ट ईट, हमें खाना खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ना कि जिंदा इसीलिए रहोगे खाना खाओ भैया, ठीक है। 48 से 50 क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव। भैया एक्टिव पैसिव आ गया बनाने को। यू सरप्राइज मी, चलिए बताइए जरा। यानी कि क्या हो जाएगा? आई एम सरप्राइज्ड, यू सरप्राइज्ड मी, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, यानी कि मैं आश्चर्यचकित हो गई। वाई यू, ये तो छिपा हुआ है। द बॉय किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, तो बताइए जरा इसका क्या हो जाएगा? पैसे फॉर्म बताइए जरा। द स्नेक वॉज किल्ड बाई द बॉय विद अ स्टिक, द स्नेक वॉज किल्ड बाई द बॉय विद अ स्नेक। अच्छा, आ स्नेक विद अ स्टिक वॉज किल्ड बाई द बॉय, अच्छा, या फिर अ स्नेक इज किल्ड बाई द बॉय विद अ स्टिक। बताइए जरा क्या हो जाएगा? भैया बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? जैसा दिया है वैसा ही तो लिखना है। ये भी हो सकता था लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ए आ गया। द स्नेक वॉज किल्ड बाई द बॉय विद अ स्टिक, एक छड़ी के साथ, एक डंडे के साथ। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, बताइए जरा इसका पैसिव क्या होगा? लेट अस डू दिस, अस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दिस इज बी डन बाई मी, लेट दिस बी डन बाई मी, या लेट डू दिस। बताइए जरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेट दिस बी डन बाई मी, यह मेरे द्वारा पूरा होने दो, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट्स के हमारे 50 के 50 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।